नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। दोस्तों, वैल्यूएडिशन के आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, इससे कितना इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, इंटरेस्ट किस तरह से आपको मिल सकता है, इसमें टैक्स बेनिफिट क्या होंगे, और दोस्तों एंड में इसके साथ जुड़ी हुई कुछ निटिग्रिटीज और इसका कंपैरिजन आपको करके बताया जाएगा एफडी के साथ में कि एफडी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, स्कीम के डिटेल में जाने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इस स्कीम में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जो भी लोग रिटायर हो चुके हैं और जिनके पास अभी भी लमसम पैसा बचा हुआ है वो इस स्कीम के बारे में सोच सकते हैं। जो लोग अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं पर अगले 3 से 4 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनको भी इस स्कीम के बारे में जानना चाहिए क्योंकि एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप यंग हैं और आपके पेरेंट्स रिटायर होने वाले और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर है, तो आप भी स्कीम के बारे में सोच सकते हैं और उनको स्कीम सजेस्ट कर सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शंस के लिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस स्कीम के डिटेल्स। अगर दोस्तों आप इस स्कीम में पैसा लगाएंगे तो आपको जो टेन्योर मिलेगा वो होगा 5 इयर्स का। मतलब कि अगर आप पैसा एक बार लगा देते हैं तो आप 5 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने की जो अमाउंट है वो मिनिमम अमाउंट होगी 1000 रुपीज और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों, ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें कोई सिप टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। आपके पास जितना भी पैसा है आप एक बार डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आज आपके पास थोड़े से ही पैसे, मतलब कि आपके पास 5 से 6 लाख रुपए है और आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कल जाके अगर आपके पास में और पैसे आ जाते हैं तो आप और एक अकाउंट किसी और बैंक में ओपन करके वहां पर भी पैसे डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सारे अकाउंट्स का मिलकर जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए। इसके ऊपर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है एक बहुत सेफ ऑप्शन माना जाता है क्योंकि ये ऑप्शन बैक किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब कि अगर आप इसमें 30 लाख रुपए तक भी इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपके पूरे 30 लाख रुपए गारंटीड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कल जाके वो बैंक डूब भी जाती है तो उनको पूरे पैसे 30 लाख रुपए जो है वो आपको वापस करने होंगे क्योंकि इसकी गारंटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही फीचर इस स्कीम को बहुत ज्यादा सेफ बना देता है। अब दोस्तों सवाल आता है कि इस स्कीम में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट का जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में एक इंटरेस्ट रेट इस स्कीम के लिए डिक्लेयर करती है और एक बार अगर उस क्वार्टर में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका वो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। अगर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट चेंज भी करती है तो आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरा ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट करते फिर से इसी स्कीम में, तो उस वक्त जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट डिक्लेयर किया होगा वो आपको अप्लीकेबल होगा। अगर दोस्तों इस महीने की बात करें, मतलब कि नवंबर 2023 की हम बात करें, तो अभी का जो प्रीवेलेंट इंटरेस्ट रेट स्कीम का चल रहा है वो है 8.2%। मतलब कि अगर आप 30 लाख रुपए इस स्कीम में अभी डालते हैं तो आपको सालाना तकरीबन 2.4 से 2.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट वापस आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगला सवाल ये बनता है कि वो इंटरेस्ट आपको आएगा कैसे। दोस्तों, इस स्कीम का जो इंटरेस्ट आता है वो क्वार्टरली बेसिस पर आपको मिलता है। मतलब कि अगर आपने जनवरी से मार्च के क्वार्टर में पैसा डाला हुआ है तो आपका जो भी इंटरेस्ट वहां पर बनता है वो 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने अप्रैल से लेके जून तक के इसमें डाला हुआ है तो आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है 1 जुलाई को आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जिन लोगों ने अभी तक कोई पेंशन प्लान नहीं लिया या रिटायरमेंट के बाद उनका कोई फिक्स्ड इनकम उनको कहीं से आने का उन्होंने सोर्स नहीं रखा हुआ है, तो वो यहां पर अपना लमसम पैसा इन्वेस्ट कर एक तरह से क्वार्टरली इनकम खुद का जनरेट कर सकते हैं। एक तरह से एक डमी पेंशन प्लान खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल यह आता है कि मैं अगर इस स्कीम में पैसा डालता हूं और मैं इस स्कीम से खुश नहीं हूं या मुझे कुछ अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी बाहर में मिल रही है, तो क्या मैं यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकता हूं? बिल्कुल दोस्तों, आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो और उसके लिए 3 कंडीशंस होंगी। अगर आप पहले साल में ही विड्रॉल कर देते हो तो आपको पूरा पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अगर दोस्तों आप 1 से 2 साल के बीच में विड्रॉल करते हो तो आप आपका पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन जो भी आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था उसके ऊपर में 1.5% का आपको चार्ज लगेगा। उसी तरह से दोस्तों, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आप 2 से 5 साल के बीच में इस पैसे को निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको जो चार्ज रहेगा वो होगा 1% का। दोस्तों यहां पर अगर हम टेन्योर की बात करें तो टेन्योर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, 5 साल का आपको टेन्योर मिलता है। एक बार आप पैसा डालते हो तो 5 साल तक आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप टेन्योर खत्म होने के पहले अगर ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरे लिए स्कीम बहुत अच्छी है और मुझे इसको एक्सटेंड करना है, तो आप आखिरी साल में इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने इसको एक्सटेंड नहीं किया और आपका टेन्योर पूरा हो गया और आपकी वैलिडिटी मैच्योर हो गई, उसके बाद अगर आप फिर से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एक फिर से नया अकाउंट ओपन करके उसमें पूरे पैसे अपने डाल के फिर से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो 2 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, एक्सटेंशन का और फिर से एक नया अकाउंट बनाकर 5 साल के इन्वेस्ट करने का, यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमको जानने की जरूरत है।
दोस्तों समझ लीजिए आज का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% की रेट से, और आपने 5 साल के लिए पैसा डाल दिया, मतलब कि 2023 में आपने पैसा डाला और 2028 में आपका पैसा मैच्योर होने वाला है। और दोस्तों वहां पर आपका टेन्योर खत्म होने के बाद अगर आपको फिर से स्कीम में जाना है तो आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फिर से पैसा डालना पड़ेगा, और उस टाइम का जो भी प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाएगा। समझ लीजिए अगर उस टाइम का इंटरेस्ट रेट 8.2% से कम है, मतलब कि 7.2% सरकार दे रही है, तो आप यहां पर चूज कर सकते हो कि भाई मैं मेरा जो 8.2% वाला है इसी को एक्सटेंड कर लेता हूं अगले 3 साल तक, ताकि मुझे 1% ज्यादा मिलता रहे। हो सकता है दोस्तों उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया गया है वो 8.2 से ज्यादा हो, मतलब कि 9% हो, 9.2% हो, तो उस टाइम पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि नहीं भाई मैं ये मैच्योर होने दूंगा और ये जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो फिर से एक नया अकाउंट खोलूंगा ताकि मुझे एनहांस इंटरेस्ट रेट का फायदा मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से 4th ईयर में आप एक लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो कि कैसे मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और उसके हिसाब से या तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा या तो एक नया अकाउंट करके फिर से इसको रिन्यू करवा दूंगा। अब दोस्तों टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो जब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालते हो तो आप एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे कि जो लोग ऑलरेडी सैलरीड है वो लोग पीएफ में डालते हैं तो उनको वहां डिडक्शन मिलता है, वो लोग टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं वहां डिडक्शन मिलता है। उसी तरह से जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अगर किसी और ऑप्शन में नहीं डालते और पूरा पैसा अपना इसमें डाल देते हैं तो 1 साल में दोस्तों वो 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि जिस साल वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसी साल उनको टैक्स डिडक्शन 1.5 लाख रुपीस तक का एटीसी के अंडर मिल सकता है। अगले साल दोस्तों उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अगला सवाल यह आता है कि जो भी इंटरेस्ट मुझे स्कीम से मिलेगा क्या वो टैक्स फ्री होगा? नहीं दोस्तों, वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एफडी में भी पैसा डालते हो तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। मतलब कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.5 लाख रुपए तक का तो वैसे ही रिबेट है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख के ऊपर जाती है तो आपको जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा वो जो आपको लगने वाला है वो यहां पर लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7.5 लाख के नीचे है तो वैसे भी आपको इस पर टैक्स नहीं लगेगा। पर खुदा ना खास्ता अगर आपको यहां पर टैक्स लगने वाले ब्रैकेट में आप आते हैं तो वहां पर भी अगर 50,000 रुपए तक का आपको इंटरेस्ट स्कीम से मिल रहा है तो जो बैंक्स होंगे या जो पोस्ट ऑफिस होगा वो इसमें से डायरेक्टली टीडीएस नहीं कट करेगा। अगर 50,000 से ऊपर है तो आईटी लॉस के हिसाब से मैंडेटरी है कि बैंक्स आपको टीडीएस कट कर ही पैसा दें। तो दोस्तों पते की बात टैक्स से रिलेटेड यही है कि जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आप 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी के अंदर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो पैसा आपको मिलता है इंटरेस्ट के फॉर्म में वो 100% टैक्सेबल है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करते हैं कि इस स्कीम में पैसा डाल कौन सकता है। तो दोस्तों अगर आप इंडियन रेसिडेंट सिटीजन हैं और अगर आप 60 साल के ऊपर के हैं तो आप इस स्कीम में पैसा डालने के लिए एलिजिबल हैं। आप चाहे तो इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकते हैं, आप चाहे तो स्पाउस के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आप एनआरआई है या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बेनिफिट है वो क्लेम करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में यहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन रेसिडेंट और इंडिविजुअल ही होना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर 2 एक्सेप्शन दिए गए इस 60 ईयर्स के एज लिमिट के लिए। अगर दोस्तों आप डिफेंस से रिटायर हुए हैं, अगर आपने 50 साल के एज में अगर रिटायरमेंट ले लिया है तो आप 50 साल के एज में भी यहां पर पैसा डाल सकते हो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जब आप डिफेंस से रिटायर हो जाएंगे तो इमीडिएटली 1 महीने के अंदर आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कैच और है कि इसमें आप पैसा कितना डाल सकते हैं। आप दोस्तों यहां पर आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है उससे ज्यादा का पैसा नहीं डाल सकते, कैप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30 लाख रुपीस। मतलब कि दोस्तों अगर आप रिटायर हो चुके थे और आपको 90 लाख रुपए एज ए रिटायरमेंट फंड मिला है थ्रू ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, लिव एनकैशमेंट, एनीथिंग, तो आप दोस्तों मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट ही 15 लाख का मिला हुआ है तो आप 15 लाख के ऊपर दोस्तों इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप 15 लाख का जो कैप है वो आप यहां पर वायलेट नहीं कर सकते। जिस तरह से दोस्तों डिफेंस पर्सनल को यहां पर एग्जेम्पशन दिया गया, सिविलियंस को भी यहां पर एक एग्जेम्पशन दिया गया कि अगर कोई भी सिविलियन 55 इयर्स के एज में ही रिटायर हो जाता है, वो वीआरएस ले लेता है, ओआरएस ले लेता है और रिटायर हो जाता है, तो दोस्तों वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और उसके लिए भी वही सारी कंडीशंस होंगी जो डिफेंस पर्सनल के लिए। मतलब कि आपको 1 महीने के अंदर ही वो पैसा डालना पड़ेगा रिटायरमेंट के, और दोस्तों आप पैसा मैक्सिमम उतने डाल सकते हो जितना आपको रिटायरमेंट बेनिफिट कंपनी की तरफ से आपके मिला हुआ है, और उसका कैपिंग होगा मैक्सिमम 30 लाख का। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि अगर मैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से इसका अकाउंट खोल सकता हूं। आप चाहे तो इसका अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं, आप चाहे तो इसका किसी भी इंडियन बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन बैंक इस स्कीम को सपोर्ट करती है। ये प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, बस आपको इसके लिए आपका केवाईसी कंप्लीट करना होगा। बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड के ये स्कीम में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड होना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो आइए दोस्तों अब चलते इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इस स्कीम का अगर मैं कंपैरिजन करूं एफडी के साथ में तो यहां पर क्या डिफरेंसेस फील होंगे। दोस्तों अगर आप देखिए तो ये स्कीम भी एक तरह का एफडी है। जब आप एफडी में डालते हो तो आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग करके एट द एंड आपके प्रिंसिपल में ऐड करके आपको दिया जाता है। लेकिन जब आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालते हो दोस्तों तो आपको हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट जो है तुरंत आपके हाथ में दे दिया जाता है, और जब आपकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी तो जो भी पैसा आपने लमसम इन्वेस्ट किया है वो पूरा कॉर्पस आपको प्रिंसिपल के तौर पर वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि एफडी में आप टेन्योर के एंड में पूरा पैसा कंपाउंडिंग के साथ निकालते हो, लेकिन यहां पर आप एक मंथली रेगुलर इनकम खुद के लिए जनरेट करते हो। इसीलिए दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर यहां पर पैसा मिलता है और वो पैसा आप अपने खर्चे के लिए यूज कर सकते हो या तो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। जो दूसरा डिफरेंस स्कीम और एफडी के बीच में दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कहीं पर भी पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो उस बैंक की अगर डूब जाने की सिचुएशन आ जाती है तो आपका पैसा कितना प्रोटेक्टेड रहता है। तो दोस्तों आरबीआई का रेगुलेशन यही कहता है कि अगर आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में पैसा रखते हो और खुदा ना खास्ता अगर वो पैसा डूब जाता है, मतलब कि वो बैंक डूब जाती है, तो आपका 5 लाख रुपए तक का जो पैसा होगा वो इंश्योर्ड रहता है और आरबीआई ये इंश्योर करेगी कि आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा वापस कर दिया जाए। मतलब कि अगर आपने 2 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए तो आपके 2 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन वही अगर दोस्तों आपने वहां पर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बैंक खतरे में आ जाता है तो आरबीआई सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की गारंटी लेता है। लेकिन दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का पैसा डाल सकते हो, और ये पूरा 30 लाख रुपए जो आप इसमें डालेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी के साथ बैक्ड होगा। मतलब कि अगर बैंक डूब भी जाता है, पोस्ट ऑफिस डूब भी जाता है, तो आपको आपका पूरा पैसा वापस करने की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में अगर कोई सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो डिस्कशन है एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में हमने किया है, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित रहा होगा और आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेगा कि किस तरह से रिटायरमेंट के बाद में एक सेफ प्लानिंग की जा सकती है एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम के लिए। अगर दोस्तों आपको इस एपिसोड में वैल्यू दिखा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर दोस्तों आपके मन में कुछ भी कमेंट है, कुछ भी सवाल है, कुछ अपोजिशन है मेरे थॉट्स को लेकर, तो दोस्तों आप यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आपके सारे कमेंट दोस्तों मैं पर्सनली पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उनका जवाब भी पर्सनली दे सकूं। तो दोस्तों इसी तरह के छोटे छोटे एपिसोड मैं आपके लिए लाया करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे एक इन्फॉर्म चॉइस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।